वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीसी फुलब्रास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। में हम 12वीं क्लास के बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कहते हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसे आज ये जानेंगे कि मानव का स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों से फैलते हैं, इनके रोकथाम क्या है, इनके नियंत्रण क्या है, आदि आदि पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहला टॉपिक्स स्वास्थ्य पर, जिसे इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं। शरीर के निरोग होने, सभी शरीरांगों और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा शरीर निरोग होता है या सभी अंग और शरीरांग बेहतर तरीके से काम करता, प्रॉपर काम करता, सुचारू रूप से काम करता, अर्थात वह अपना स्वाभाविक कार्य करता और हमारा मस्तिष्क सही दिशा निर्देश देता, सही इंस्ट्रक्शन देता है, तो ऐसी स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। चलते फ्रेंड्स अगले टॉपिक्स पर, जो है मानव रोग, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डिजीज कहते हैं। रोग हम उसे कहते हैं जिसके शरीर में हो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है अथवा शरीर की स्वाभाविक या सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम रोग से ग्रसित होते हैं तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करता, स्वाभाविक क्रियाएं नहीं करता, हमारा मस्तिष्क सही से नहीं सोच पाता, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। मनुष्य को कई तरह के रोग हो सकते हैं। कुछ रोग शरीर के आंतरिक कारणों से होते हैं, कुछ रोग शरीर के बाह्य कारणों से होते हैं। ज्यादातर रोगों में कोई अंग या अंग तंत्र सामान्य कार्य करना बंद कर देते हैं। ज्यादातर रोगों में कोई अंग या अंग तंत्र सामान्य कार्य करना बंद कर देते हैं। आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कुपोषण, मधुमेह आदि है, और बाहरी कारकों से होने वाले रोग इस प्रकार है: हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होती है फ्रेंड्स, रोग जो होते हैं वह दो प्रकार से फैलते हैं, एक संक्रमण के द्वारा और एक बिना संक्रमण का। तो चलते हैं फ्रेंड्स संक्रामक रोग पर। कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं, क्षय रोग, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि। एक होती है असंक्रामक रोग। अगला है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को संक्रमित नहीं करते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग शरीर के आंतरिक कारणों से होने वाले रोग है, जैसे हार्मोन की गड़बड़ी और एलर्जी असंक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग शरीर के आंतरिक कारणों से होने वाले रोग है, जैसे हार्मोन की गड़बड़ी और एलर्जी और संक्रामक रोग है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा संक्रामक रोग की लक्षण, अर्थात संक्रामक रोग जो होते हैं उसके लक्षण क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, संक्रामक रोग के से पीड़ित मनुष्य में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। संक्रामक रोग से पीड़ित मनुष्य में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे शरीर के तापमान में वृद्धि, हृदय की गति में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि, जीभ का सूखना, भूख कम लगना, पेशाब का गाढ़ा और पीला हो जाना, श्वेत रुधिर कोशिकाओं के प्रतिशत में विभिन्न परिवर्तन। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों को संक्रामक रोग होते हैं उनमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार है।
जिनमें है पहला अमीबिए पेचिस। पहला है अमीबिए पेचिस। अमीबिए पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अमीबिए पेचिस एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह मनुष्य के आंत के निचले हिस्से श्लेष्मा अंध, श्लेष्मिका तथा पेशीय स्तर में रहते हैं। फ्रेंड्स, ये मनुष्य के आंत के निचले हिस्से जिसका नाम श्लेष्मा अंध, श्लेष्मिका तथा पेशीय स्तर में रहते हैं। यह मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यह मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तथा जल अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तथा जल या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, अमीबिए पेचिस का लक्षण क्या है? तो देखिए लक्षण इनके सतत द्विविभाजन के फलस्वरूप यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में फोड़े बन जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है कि कोशिका का सतत द्विविभाजन होते रहता है, जिसके कारण यकृत के ऊतक के क्षय होने लगता है और इन अंगों में फोड़े, जिसे गांव घर में हम लोग फूंका के नाम से जानते हैं, ये बनने लगते हैं। दूसरा है पेट का दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना। पेट का दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना अमीबिए पेचिस का विशेष लक्षण है। अमीबिए पेचिस का विशेष लक्षण है। चलते फ्रेंड्स इसके रोकथाम पर। देखिए रोकथाम में पहला है कि संक्रमित व्यक्तियों का मल किसी ऐसे जल स्रोतों में नहीं फेंका जाना चाहिए, किसी ऐसे जल स्रोतों में नहीं फेंका जाना चाहिए जिसका जल मनुष्य पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति को अमीबिए पेचिस हुआ है उनके मल को, उनके पैखाना को किसी ऐसे जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए जिसका उपयोग मनुष्य पीने के लिए करता है। दूसरा, उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक है। उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगला कि कच्चे सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि रोगाणु के शिष्ट साधारणतः फलों और सब्जियों के ऊपरी सतह पर मक्खियों द्वारा रख दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है कि जब हम कोई कच्चा फल खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं तो उनको पहले अच्छी तरह से धो लें। खाने से पहले उसे हम अच्छी तरह से धो लें और फिर प्रयोग करें, सब्जी बनाएं या फिर उसे खाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, रोगाणु का जो शिष्ट है वह फल और सब्जियों के ऊपरी सतह पर ही मक्खियों द्वारा रख दिए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मक्खी अमीबिए पेचिस वाले पैखाना पर बैठते हैं और पुनः, क्योंकि वह तो पैर धो के तो बैठता नहीं फल पे आके, क्योंकि वह फ्रेंड्स वही विषाणु या वह शिष्ट उसके पैर में लगकर फलों और सब्जियों पर आ जाते हैं और जब हम ऐसे फल और सब्जियों को खा लेते हैं तो हमें भी अमीबिए पेचिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अमीबिए पेचिस के नियंत्रण पर। तो देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रण, अमीबिए पेचिस का नियंत्रण। पहला, रोगी को विश्राम करना चाहिए। रोगी को विश्राम करना चाहिए एवं बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। रोगी को विश्राम करना चाहिए और बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। अगला फ्रेंड्स, इस रोग में विशेष सावधानी से दवा लेनी चाहिए। इस रोग में विशेष सावधानी से दवा लेनी चाहिए, जैसे वायोफॉर्फ, चिनोफॉर्म, डायोडोक्विन इत्यादि दवाइयाँ अधिक प्रभावशाली है। अमीबिए पेचिस में फ्रेंड्स ये बताई गई दवाएं अत्यधिक प्रभावशाली है। इसके अलावा कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स जैसे टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एवं औरोमाइसिन भी इस परजीवी को नष्ट करने में लाभदायक है। फ्रेंड्स, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एवं औरोमाइसिन भी अमीबिए पेचिस के परजीवी को नष्ट करने में लाभदायक है। फ्रेंड्स, दूसरा संक्रामक रोग मलेरिया है। दूसरा संक्रामक रोग मलेरिया है। मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। इसकी 4 प्रजातियां हैं। मलेरिया रोग मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले इस प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं। पहला है
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके कारण विनाइन टर्सियन रोग होता है, इसके कारण विनाइन टर्सियन ज्वर होता है, जो हर 48 घंटे के बाद पुनः दोहराती है। ज्वर मतलब फ्रेंड्स बुखार होती है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण विनाइन टर्सियन नामक बुखार आता है, जो 48 घंटे के बाद दोहराता है, अर्थात हर तीसरे दिन यह बुखार दोहरा जाती है। दूसरा परजीवी है फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, दूसरा परजीवी है प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। इसके कारण क्वार्टरन ज्वर होता है, इसके कारण क्वार्टरन ज्वर होता है, जो 72 घंटे के बाद पुनः आता है, जो 72 घंटे के बाद पुनः आता है, अर्थात हर चौथे दिन यह बुखार पुनः दोहरा जाती है। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसके द्वारा मैलिग्नेंट या टर्सियन ज्वर होता है, इसके कारण मैलिग्नेंट या टर्सियन ज्वर होता है। यह ज्वर अनियमित रूप से आते रहता है। चौथा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा परजीवी है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसके कारण साधारणतः हर 48 घंटे के बाद पुनः बुखार आ जाता है, इसके कारण साधारणतः हर 48 घंटे के बाद पुनः बुखार आ जाता है। आगे फ्रेंड्स मलेरिया के लक्षण देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है मलेरिया का साधारण लक्षण कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द है। मलेरिया का साधारण लक्षण कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द है। क्या होती है फ्रेंड्स कि जब कंपित होकर बुखार आए, सिर दर्द करे, पेशियों में दर्द होने लगे तो समझ लेना कि हमें मलेरिया हो गई है। आरबीसी टूटकर हीमोजाइन पदार्थ में मुक्त होता है, आरबीसी टूटकर हीमोजाइन पदार्थ में मुक्त होता है। इसी विषैले पदार्थ के कारण तेज बुखार आता है। अर्थात फ्रेंड्स हीमोजाइन एक विषैला पदार्थ है जो आरबीसी के टूटने से बनता है और इसी कारण बुखार तीव्र आ जाती है। अगला फ्रेंड्स कि आरबीसी के टूटने से रोगी को रुधिर शून्यता होने की संभावना होती है। फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों का जो लाल रक्त कणिका है वह शरीर में ज़्यादा मात्रा में है और वही ब्लड का मुख्य स्रोत है। अगर आरबीसी टूट जाएगी तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। अगला प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, ये हमारा एक अंग है जिसका आकार बढ़ जाता है। अगला रोगी को प्रति 48 घंटे के अंतराल पर पुनः तेज बुखार आता है, रोगी को पुनः प्रति 48 घंटे के अंतराल पर पुनः बुखार आता है। अगला है इसमें रोगी को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स किसमें तो मलेरिया में रोगी को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला ठंडा अवस्था जो क्या कंपकपी होती है, दूसरा गर्मा अवस्था जो हमारे शरीर में बुखार होती है तो जो हमारा शरीर गर्म होता है, तीसरा है पसीना अवस्था अर्थात जब बुखार उतरती है तो उस समय हमारे शरीर से पसीना निकलती है और बुखार उतर जाती है। आगे फ्रेंड्स मलेरिया का नियंत्रण, तो देखिए फ्रेंड्स मलेरिया नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है, मलेरिया नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। दूसरा मलेरिया की सबसे मशहूर दवा कुनैन है, मलेरिया की सबसे मशहूर दवा कुनैन है जो सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है। अगला है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों ने अंटेमिसिया नामक पौधे से अर्टिथीर नामक पदार्थ को निकाला जो मलेरिया के दवा के रूप में कार्य करता है, मलेरिया के दवा के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम कोई टीका लगा दे और मलेरिया हो ही नहीं, मलेरिया हो जाने के बाद कुछ इलाज संभव है परंतु उसे पहले रोकने का कोई टीका संभव अभी तक नहीं बना है। चलते फ्रेंड्स आगे मलेरिया का रोकथाम, मलेरिया का रोकथाम। पहला मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर मलेरिया की रोकथाम करनी है सबसे पहले मच्छर को नष्ट करिए। मनुष्य को मच्छरदानी के भीतर सोना चाहिए, मनुष्य को मच्छरदानी के भीतर होना चाहिए या फिर सोना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर होना के बदले सोना ज़्यादा बेहतर लगेगा, होना के बदले सोना ज़्यादा बेहतर लगेगा। मनुष्य को मच्छरदानी के भीतर सोना चाहिए। अगला शरीर के खुले भागों में मच्छर निरोधक क्रीम या सरसों का तेल लगाना चाहिए, शरीर के खुले भागों में मच्छर निरोधक क्रीम
या फिर सरसों का तेल लगाना चाहिए। अगला फ्रेंड्स, मलेरिया वाले जगहों पर निवास करने वाले मनुष्यों को क्विनाइन या पैल्यूड्रिन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो फिर तीसरा संक्रामक रोग न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया रोग का कारक जीवाणु है। यह रोग जीवाणु के कारण फैलते हैं। इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी है। इस जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी है। इस रोग के कारण फुफ्फुस की वायु कोष्ठकों में तरल भर जाता है। इस रोग के कारण फुफ्फुस की वायु कोष्ठकों में तरल भर जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न पैदा होती है। फ्रेंड्स, देखिए न्यूमोनिया की लक्षण: ज्वर मतलब बुखार होना, खांसी होना, थकान महसूस होना, बलगम अर्थात कफ निकलना, सांस की तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, सिर दर्द होना, होठ और नाखूनों का रंग बदलना, उल्टी होना, दस्त आना, भूख न लगना आदि निमोनिया के प्रमुख लक्षण हैं। फ्रेंड्स, आते हैं निमोनिया के रोकथाम पर। देखिए फ्रेंड्स, निमोनिया के रोकथाम: प्रत्येक व्यक्ति को फ्लू का टीका प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। अगला, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह फेफड़ों को क्षति और अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। अगला, अपनी नाक साफ करने के बाद, छींकने और खांसने के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लें। अगला, संक्रमित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को अच्छी तरह साफ करें। अगला, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह और नाक को अच्छे से ढककर रखें। अगला, स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें, संक्रमित व्यक्तियों के बलगम और खांसी के कणों से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ संक्रामक रोग जो आज के क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं हम अगले संक्रामक रोग के साथ, अर्थात अगला पार्ट। इस वीडियो का अगला पार्ट, ये पहला पार्ट बना, और अगला पार्ट में हम मिलेंगे कुछ अन्य संक्रामक रोग और उनके लक्षण, रोकथाम, नियंत्रण आदि के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।